प्रेजेंटेड बाय एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना। चैप्टर 7 फसलों की खेती का अध्ययन अंक 5। नमस्कार दोस्तों, मैं नरेंद्र सिंह एग्रीकल्चर क्लासेस मुरैना से आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए फसल उत्पादन के इम्पोर्टेंट प्रश्न भेजने वाला हूं। आज से मैं जितने भी वीडियो भेजूंगा वो जून 2020 में जो एग्जाम होने वाले हैं 12th क्लास के फसल उत्पादन और पशुपालन के, उनको परिप्रेक्ष्य में रखते, उनको ध्यान में रखते हुए मैं आज से वीडियो भेज रहा हूं। उनके लिए मैंने जो इम्पोर्टेंट प्रश्न है उनका कलेक्शन किया है और उनको मैं प्रश्नों और आंसर आपको दोनों यहाँ पे समझाकर आपके लिए वीडियो बना रहा हूँ। आज मैंने फसल उत्पादन पहला चैप्टर, दूसरा, तीसरा और चौथा मैं आपको पढ़ा चुका हूँ। उनके मैं इम्पोर्टेंट प्रश्न आपको भेज दूंगा क्वेश्चन, तो आप उसमें दोबारा से देख लें। आज से मैं 7वां चैप्टर आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूँ। मैं आज के लिए सबसे पहले जो बड़े बड़े अंकों के प्रश्न हैं उनको भेजूंगा, जैसे 5 नंबर, फिर उसके बाद 4 नंबर, फिर उसके बाद 3 नंबर, फिर 2 नंबर और 1 नंबर। लास्ट में ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको पढ़ाऊंगा। तो आज मैं आपको फसल उत्पादन का 7वां चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ। 7वें चैप्टर में 5 अंक का चैप्टर है और उसमें क्या है, खेतियों से संबंधित है। तो आज मैं आपको खेती पढ़ाने वाला हूँ। तो पहले तो हम यहाँ पे लिखते हैं एग्रीकल्चर है, लिखाई है फसल उत्पादन। तो फसल उत्पादन का कौन सा चैप्टर देख रहे हैं? 7वां चैप्टर 7। चैप्टर 7 का नाम है फसलों की खेती का अध्ययन। फसलों की खेती का अध्ययन। तो फसलों की खेती का अध्ययन देखेंगे। इसमें हम 6 प्रश्न देखेंगे, 6-7 प्रश्न देखेंगे इसमें। तो देखते हैं पहला प्रश्न क्या है। पहला प्रश्न हम पढ़ने वाले प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। हैं धान। तो धान की खेती पढ़ने वाले हैं सबसे पहले हम। तो धान की खेती के बारे में हम कौन कौन से पॉइंट पढ़ेंगे वो हम देखते हैं। तो आपको पता है, आप लोग सभी लोग ने पढ़ा होगा कि धान की खेती के बारे में। तो मैं आज आपको धान की खेती के बारे में बताने वाला हूं। तो सबसे पहले देखते हैं, पहली हेडिंग का नाम होगा धान का वानस्पतिक नाम। तो सबसे पहली हेडिंग क्या बनेगी? वानस्पतिक नाम। वानस्पतिक नाम पढ़ेंगे। दूसरा हम पढ़ेंगे कुल देखते हैं। तीसरा जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान। तो जन्म स्थान देखेंगे या उत्पत्ति स्थान देखेंगे। अगली हेडिंग देखेंगे जलवायु। इसके बाद 5वीं हेडिंग देखेंगे खाद एवं उर्वरक। इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे 6वीं बुवाई का समय, बुवाई या रोपाई का समय। इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे सिंचाई। अगली हेडिंग देखेंगे बीज दर। इसके बाद अगली हेडिंग देखेंगे हम उपज। इसके बाद देखते हैं रोग। अगली हेडिंग कीट। तो ये हम इन हेडिंगों को हम क्या करने वाले हैं, पढ़ने वाले हैं। कोई एक आधा हेडिंग रह गई होगी तो मैं बाद में आपको बता दूंगा। तो वानस्पतिक नाम सबसे पहले हम देखते हैं कि धान का वानस्पतिक नाम क्या होता है। तो धान का वानस्पतिक नाम होता है ओराइजा सटाइवा।
तो जो धान का वानस्पतिक नाम है वो क्या है, ओराइजा सटाइवा। दूसरा कुल, तो जो धान का कुल है वो है धान ग्रैमनी कुल की फसल है। कौन से कुल की, ग्रैमनी कुल की। और ग्रैमनी कुल को हम पोएसी या घास कुल के नाम से भी जानते हैं। तो ग्रैमनी कुल, पोएसी या घास कुल, ये किसके हैं, ग्रैमनी कुल के ही दूसरे नाम हैं। जन्म स्थान या उत्पत्ति स्थान, जन्म उत्पत्ति लिख दिया है यहाँ पे मैंने, तो यहाँ पे जन्म स्थान कर लिया, उत्पत्ति स्थान कर लिया। तो जन्म स्थान, तो धान का जो जन्म स्थान है वो क्या है, भारत या चीन, और बहुत सारी बुक्स में इंडो चाइना भी लिखा हुआ है। तो भारत या चीन या इंडो चाइना। जलवायु, धान के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है, तो धान की खेती के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होगी, तो देखते हैं। धान की खेती के लिए हम क्या करते हैं कि जब इसके फूल बनते हैं और फूल बनते समय परागण के लिए हमें कितने डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है, तो 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। परागण करते समय, कितने फूल बनते समय परागण अंकुरित क्रिया होती है, तब 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तथा पकते समय 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। तो धान की जलवायु क्या है, इसकी खेती के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापक्रम, फूल आते समय परागण के लिए, तथा 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम पकते समय चाहिए होता है। खाद एवं उर्वरक, तो सबसे पहले हम कोई भी फसल हो उसमें हम सबसे पहले क्या लिखेंगे, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। सोयाबीन, धान की अच्छी फसल लेने के लिए मृदा परीक्षण के आधार पर ही क्या करना चाहिए, किसी भी खेती में खाद एवं उर्वरक डालना चाहिए। धान की अच्छी फसल लेने के लिए तो यहाँ पे दो प्रकार की जातियां होती है। एक तो होती है बौनी जातियां, तो बौनी जातियों में हम कितना डालते हैं, एनपीके तो 120:60:60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। तथा देसी जातियों में एनपीके कितना डालते हैं, तो 60:30:30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। अब हम देखते हैं क्या लिखेंगे हम, खाद एवं उर्वरक हेडिंग जैसे आ जाती है तो लिखेंगे मिट्टी के परीक्षण के आधार पर या मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमें खेतों में खाद देनी चाहिए। धान की अच्छी फसल लेने के लिए बौनी जातियों में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। तथा देसी जातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस और 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। इसके बाद अगली हेडिंग है बुवाई या रोपाई का समय। तो बुवाई का समय, तो धान की बुवाई कब करते हैं, 15 मई से 15 जून। धान की बुवाई कब करनी चाहिए, 15 मई से 15 जून तक हमें इसकी बुवाई कर लेना चाहिए। और जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाती है, कितने दिन की हो जाती है, 20 से 25 दिन की हो जाती है, तब हमें इसकी क्या करना चाहिए, इसकी रोपाई खेतों में कर देना चाहिए। तो 15 मई से 15 जून तक हम जो बुवाई करते हैं वो कहाँ पे करते हैं, नर्सरी में करते हैं। यानी हम लिखेंगे धान की बुवाई नर्सरी में 15 मई से 15 जून तक करनी चाहिए। जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाती है तो इसकी रोपाई मेन खेत में कर देना चाहिए। इसके बाद सिंचाई के बारे में आपको बता दूं, देसी जातियों में हमेशा 5 से 7 सेंटीमीटर पानी भरा रहना चाहिए, तथा जो बौनी जातियां हैं उनमें 3 से 5 सेंटीमीटर पानी हमेशा भरा रहना चाहिए। बीदर, तो बीदर देखते हैं, रोपाई विधि में 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा पूर्ण विधि में 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा
छिटकावा विधि 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यानी जो बीजर है वो कैसे है, रोपाई विधि, यानी अगर नर्सरी में आप पौध तैयार करते हो और उनको खेतों में रोपते हो तो आपका 40 किलोग्राम बीज आवश्यक 40 किलोग्राम बीज से ही पूर्ति हो जाएगी। अगर आप मशीनों के द्वारा क्या करते हो, कूड़ों में बीज डालते हो तो 70 किलोग्राम बीज की आवश्यकता चाहिए होती है। यदि आप छिटकावा विधि यानी हाथ से खेतों में फेंक कर अगर आप फसल लेना चाहते हो तो 100 से 120 किलोग्राम बीज की प्रति हेक्टेयर आवश्यकता होती है। इसके बाद अगली हेडिंग है उपज। धान की उन्नतशील जातियों से या धान की बौनी जातियों से 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। जो धान की जो बौनी जातियां हैं उनसे 40 से 45 कुंटल उपज हमें प्राप्त होती है, जबकि देसी जातियों से 25 से 30 कुंटल उपज प्राप्त होती है। तो धान की बौनी जातियों से कितनी है, 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर तथा देसी जातियों से 25 से 30 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। अब इसके बारे में आप देखते हैं रोग कौन कौन से, वो सॉरी इसकी एक इंपोर्टेंट पॉइंट रह गया था जो मैं आपको बता दूं। इसका जो 12वां पॉइंट है वो है उन्नतशील जातियां। ठीक है, तो उन्नतशील जातियां हम बाद में पढ़ेंगे, पहले रोग पढ़ लेते हैं। रोग कौन कौन से हैं इसमें, तो रोग देखते हैं। जीवाणु झुलसा, यहां पे लिख रहा हूं मैं रोगों को। रोग जीवाणु झुलसा, पहला रोग क्या है, जीवाणु झुलसा है। दूसरा रोग है धान का खैरा रोग, दूसरा रोग कौन सा है, खैरा रोग। तीसरा धान का झोंका, तीसरा रोग कौन सा है, धान का झोंका। चौथा रोग है शीत झुलसा। कौन कौन से रोग है, ये जीवाणु झुलसा है, खैरा रोग है, धान का तुम्हारा झोंका है और शीत झुलसा, ये क्या है, इसके रोग है। इसके बाद देखते हैं इसके कीट। तो कीट मैं कहां लिख दूं, यहां पे लिखता हूं कीट। तो कीट देखते हैं कि कौन कौन से कीट लगते हैं। तो धान का बंका, नंबर 2 गोमगड़ार, पत्ती लपेटक, नंबर 4 धान का तना छेदक। ये इसके प्रमुख कीट होते हैं। तो कौन कौन से कीट हैं, धान का बंका है, गोमगड़ार है, पत्ती लपेटक है और धान का तना छेदक, ये इसके कीट है। अब लास्ट पॉइंट है, इंपोर्टेंट पॉइंट है जो मैं आपको बता रहा हूं कि इसमें उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है। तो उन्नतशील जातियों के नाम यहां पे लिख रहा हूं। नंबर 1 साकेत 4, रत्ना, बासमती 1, प्रसाद, और बासमती 1, प्रसाद, राजभोग, ये इसकी क्या है, उन्नतशील जातियां हैं। तो आप लोगों को कितनी है, 2 वैरायटियों के या 3 वैरायटियों के नाम चाहिए। तो साकेत 4, रत्ना, बासमती 1, प्रसाद, राजभोग, कावेरी, और एक आपको पता होना चाहिए, एक मेरे नाम से ही है, उसका नाम है नरेंद्र। तो ये क्या है, धान की उन्नतशील जातियां हैं।
अब हम देखते हैं, एक बार फिर से रिवीजन करते हैं जल्दी जल्दी। तो धान का वानस्पतिक नाम ऑराइजा सटाइवा। धान का वानस्पतिक नाम क्या है? ऑराइजा सटाइवा। कुल ग्रैमनी या पोएसी या घासकुल। जन्म स्थान क्या है? भारत, चीन या इंडो चाइना। जलवायु जलवायु धान के लिए उन्नतशील जलवायु कैसी जलवायु चाहिए? तो धान के लिए जब परागण के लिए, फूलों को परागण के लिए 16 से 20 डिग्री सेल्सियस तापमान चाहिए तथा पकते समय 18 से 32 डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है। खाद्य उर्वरक खाद्य उर्वरक में हम सबसे पहले कहेंगे मृदा परीक्षण के आधार पर ही हमें खेतों में खाद देना चाहिए। धान की अच्छी फसल लेने के लिए बौनी जातियों में नाइट्रोजन 120 किलोग्राम, पोटास 60 किलोग्राम, फास्फोरस 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए तथा देशी जातियों के लिए 60 किलोग्राम नाइट्रोजन, 30 किलोग्राम फास्फोरस, 30 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। बुवाई या रोपाई का समय, तो बुवाई कब करनी चाहिए? तो धान की बुवाई नर्सरी में 15 मई से 15 जून के मध्य करनी चाहिए। जब पौध 20 से 25 दिन की हो जाती है तो इसे मैन खेत में इसकी रोपाई कर देते हैं। बीज दर कितनी चाहिए? तो धान के लिए रोपाई विधि से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, पूर्ण विधि से 70 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर और छिटकावा विधि से 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से इसके लिए बीज की आवश्यकता होती है। सिंचाई की बात करें तो धान की देशी जातियों के लिए हमेशा 5 से 7 सेंटीमीटर पानी खेतों में भरा होना चाहिए तथा बौनी जातियों के लिए 3 से 5 सेंटीमीटर खेतों में पानी भरा होना चाहिए। उपज क्या है? तो जो बौनी जातियां हैं या उन्नतशील जातियां, उनसे 40 से 45 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है तथा जो देशी जातियां हैं वो 25 से 30 कुंटल उपज प्राप्त होती है। उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है? साके 4 है, रत्ना है, कावेरी है, बासमती 1 है, प्रसाद है, राजभोग है और नरेंद्र है। ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। इसके बाद क्या पढ़ रहे थे? कीट रोग कौन कौन से हैं? तो जीवाणु झुलसा है, खैरा रोग है, धान का बंका है, शीत झुलसा है। ये क्या है? इसके रोग होते हैं। और कीट कौन कौन से हैं? तो धान का बंका है, धान की गौम गिड़ार है, धान पत्ती लपेटक कीट है और धान का तना छेदक कीट है। तो ये प्रश्न आपका कंप्लीट हुआ। इसके बाद दूसरा प्रश्न देखते हैं, सोयाबीन। अगली फसल का नाम क्या है? सोयाबीन। सोयाबीन के बारे में देखते हैं हम। तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो क्या है? ग्लाइसिन मैक्स। ग्लाइसिन मैक्स। कुल क्या है इसका? तो जो सोयाबीन है वो दलहनी व तिलहनी दोनों प्रकार की फसल है, क्योंकि इससे तेल भी हमें प्राप्त होता है और दाल के रूप में भी हम इसका प्रयोग करते हैं। तो जितनी भी दलहनी फसलें हैं उनका कुल क्या होता है? लेग्यूमिनेसी होता है। इसका कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। ठीक है। अब इसका जन्म स्थान देखते हैं। तो इसका जो जन्म स्थान है वो क्या है? तो जन्म स्थान इसका देखते हैं हम, एशिया, मध्य एशिया या चीन। इसका जो जन्म स्थान है वो क्या है? मध्य एशिया या चीन इसका जन्म स्थान माना जाता है। अगली हेडिंग क्या है? जलवायु। तो इसकी जो जलवायु इसके लिए कैसी चाहिए? तो नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है या गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। तो सोयाबीन की फसल के लिए गर्म एवं नम जलवायु की आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग है खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक में हम क्या लिखेंगे? मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। अब इसके बाद इसमें एक लाइन और जुड़ जाएगी, क्योंकि दलहनी फसलों में हम एक लाइन और जोड़ेंगे। तो दलहनी फसलों में एक लाइन क्या होगी? उसमें रहेगी कि मृदा परीक्षण के आधार पर खेतों में खाद देना चाहिए। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता
होती है। तो देखते हैं एनपीके कितना देते हैं। आपको शॉर्टकट में यहाँ पे मैं लिखे देता हूँ। एन का मतलब नाइट्रोजन, पी का मतलब फॉस्फोरस, के का मतलब पोटास। तो एनपीके की मात्रा 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन, 60 से 80 किलोग्राम फॉस्फोरस, 40 से 60 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। धान में सोयाबीन में रोपाई नहीं होती है, बुवाई का समय रहेगा। तो बुवाई का समय कब होता है, सोयाबीन की बुवाई कब की जाती है? तो सोयाबीन की जो बुवाई है वो जून के प्रथम सप्ताह से जुलाई के प्रथम सप्ताह तक कर लेना चाहिए। तो सोयाबीन की बुवाई हम कब करते हैं? जून के प्रथम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हम इसकी बुवाई करते हैं। सिंचाई, तो सोयाबीन की फसल कब होती है? जून और जुलाई। जून जुलाई में हमारी बारिश चालू हो जाती है, तो पूरा बरसात का मौसम रहता है, तो इसकी यानी खरीफ की फसल है ये, तो इसके लिए सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगला है बीज दर। सोयाबीन के लिए 65 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। यानी सोयाबीन के लिए कितने बीज की आवश्यकता होती है? 65 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। अगली हेडिंग है उपज। तो उपज देखते हैं हम। तो सोयाबीन की उन्नतशील जातियों से 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो सोयाबीन से हमें कितनी उपज प्राप्त होती है? 30 से 35 कुंटल उपज प्राप्त होती है। अब इसके देखते हैं रोग कौन कौन से हैं। तो पीला मोजैक, गेरुई, एक तो क्या है इसका पीला मोजैक रोग है, और दूसरा क्या है? गेरुई है। तीसरा एंथ्रेक्नोज। तो 3 रोग हो गए, एक पीला मोजैक रोग हो गया, एक एंथ्रेक्नोज हो गया, एक गेरुई हो गया, और एक और लिखना चाहो तो पौध सड़न और लिख सकते हो। पौध सड़न, ये क्या है? इसके रोग होते हैं। अब देखते हैं हम कीट। तो कीट है तना छेदक, फली छेदक, चक्रभृंग, ये इसके रोग है। तो कौन कौन से रोग हो गए, कीट हो गए? तना छेदक, फली छेदक, चक्रभृंग और मैगट, ये तो इसके क्या हो गए? कीट हो गए। पीला मोजैक, गेरुई, एंथ्रेक्नोज और पौध सड़न, ये इसके कीट है। अब लास्ट हेडिंग क्या है? उन्नतशील जातियां। तो उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है? ब्रैग, शिलाजीत, यहां लिख रहा हूं मैं, ब्रैग, शिलाजीत, जवाहर, गौरव, दुर्ग, क्लार्क, 63, ये क्या है? इसकी उन्नतशील जातियां हैं। ठीक है, तो कौन कौन सी है? ब्रैग है, शिलाजीत है, जवाहर है, गौरव है, दुर्ग है और क्लार्क 63, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। अब हम एक बार जल्दी से फिर से देखते हैं इसका पूरा। तो सोयाबीन का जो वानस्पतिक नाम है वो है ग्लाइसिन मैक्स।
कुल लेग्यूमिनेसी उत्पत्ति स्थान मध्य एशिया या चीन। जलवायु, तो इसके लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? नम गर्म या गर्म नम जलवायु की आवश्यकता होती है। खाद्य उर्वरक, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। सोयाबीन एक दलहनी फसल है, इसके लिए नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 60 से 80 किलोग्राम और पोटाश 40 से 60 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में डालना चाहिए। बुवाई का समय, तो जो सोयाबीन की बुवाई है वो कब होती है? जून के प्रथम सप्ताह से लेकर जुलाई के प्रथम सप्ताह तक हमें इसकी बुवाई कर लेना चाहिए। सिंचाई की हमें आवश्यकता नहीं होती है क्योंकि ये खरीफ की फसल है और वहां पे बारिश चालू हो जाती। बीज दर, तो इसके लिए 65 से 80 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उपज कितनी प्राप्त होती है? तो 30 से 35 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें इससे उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से लगते हैं? तो पीला मौजक लगता है, गेरुई है, एंथ्रेक्नोज है और पॉलसण है, ये इसके रोग है। कीट कौन कौन से लगते हैं? तो कीट है तना छेदक है, फल मक्खी फली छेदक है, चक्रभृंग है और मैगट, ये इसके क्या है? कीट है। अब उन्नतशील जातियां, तो उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है? ब्रैग है, शिलाजीत है, जवाहर है, गौरव है, दुर्ग है और क्लार्क 63 है, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। अब हम अगला प्रश्न देखते हैं। अगली फसल देखते हैं, मूंग। तो पहला हम देखते हैं वानस्पतिक नाम मूंग का। मूंग का वानस्पतिक नाम है बिगना रेडिएटा। कुल लेग्यूमिनेसी उत्पत्ति स्थान भारत। जलवायु गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और वर्षा की भी ज्यादा आवश्यकता नहीं होती। यानी इसकी खेती के लिए हम लिखेंगे मूंग की खेती के लिए गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। अधिक वर्षा इसकी खेती के लिए कैसी होती है? हानिकारक होती है। अगला गर्म जलवायु, खाद एवं उर्वरक लिखेंगे मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। मूंग एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है, तो हम लिखेंगे एनपीके। एन मतलब नाइट्रोजन कितना है? 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की आवश्यकता होती है। तो मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। और मूंग एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन कम आवश्यकता होती है, 15 से 20 किलोग्राम नाइट्रोजन, 50 से 60 किलोग्राम फास्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम पोटास प्रति हेक्टेयर की दर से देना चाहिए। बुवाई, बुवाई कब करते हैं इसकी? तो जुलाई में इसकी बुवाई करना चाहिए। कब करनी चाहिए इसकी बुवाई? जुलाई महीने में इसकी बुवाई करनी चाहिए। तो हम लिखेंगे मूंग खरीफ की फसल है, इसकी बुवाई जुलाई के माह में करनी चाहिए। अगला है सिंचाई। तो सिंचाई के लिए हमें क्या करना चाहिए? सिंचाई हम कितनी करनी चाहिए? तो खरीफ ऋतु में तो हमें इसकी सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, परंतु जब ग्रीष्म ऋतु में जब इसकी हम फसल लेते हैं मूंग की, तब हमें 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। 4 से 6 सिंचाई। बीदर, तो बीदर हम देखते हैं कि इसके लिए कितने बीदर की आवश्यकता होती है खरीफ ऋतु में, यानी जून जुलाई में जब बोते हैं। खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा जायद ऋतु में 15 से 20 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। खरीफ ऋतु में और जायद ऋतु में अंतर क्यों है? खरीफ ऋतु में क्या है, बारिश का समय होता है तो सभी जगह नमी रहती है, जिसकी वजह से सारे बीज उगाते हैं। और जायद में क्या है, गर्मी है, गर्मी के समय में कुछ बीज क्या हो जाते हैं, जर्मिनेट नहीं कर पाते हैं, इसलिए हमें बीज की ज्यादा आवश्यकता होती है। उपज कितनी होनी चाहिए? तो मूंग की जो औसत उपज है, वो कितनी है? 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी हमें क्या प्राप्त होती है? उपज प्राप्त होती है। ठीक है, अब हम इसकी उन्नतशील जातियों के बारे में बात करते हैं कि उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है। तो यहां मैं लिख रहा हूं उन्नतशील जातियां। उन्नतशील जातियां कौन कौन सी है, तो वो मैं आपके सामने लिख रहा हूं। तो इसमें पीडीएम, पीडीएम 11, पीएस 16, पंतमूंग 1, पंतमूंग 2, पंतमूंग 3, यानी ये जो 3 1 2 3 है वो आपको अलग अलग लिखना है। पंतमूंग 1, पंतमूंग 2, पंतमूंग 3, इस तरीके से लिखना है। मोहिनी, पूसा बैसाखी, ये इसकी क्या है? उन्नतशील जातियां हैं। तो आप इतनी 2 3 5 6 7 8 जातियों के नाम लिखे हुए हैं, तो इनमें आप याद कर लो। ठीक है, अब इसके बाद बात करते हैं कीट या रोग। पहले रोग देखते हैं, रोग कौन कौन से हैं। तो एक तो रोग लगता है इसमें पीला मोजेक, पीला मोजेक। दूसरा रोग है चारकोल विगलन। तो ये क्या है, इसके रोग है कि पीला मोजेक और चारकोल विगलन। कीट कौन कौन से हैं? कीट मैं यहां पे लिख रहा हूं, कीट में लिखेंगे एफिड, फली छेदक। तो ये इसके कीट है, एफिड लगता है और फली छेदक इसमें लगता है। जल्दी से एक बार फिर से रिपीट करते हैं। वानस्पतिक नाम, मूंग का वानस्पतिक नाम क्या है? विग्ना रेडिएटा। कुल लेगुमिनेसी, उत्पत्ति स्थान भारत। जलवायु गर्म नम जलवायु की आवश्यकता या गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है और ज्यादा बारिश इसकी खेती के लिए अच्छी नहीं मानी जाती है। खाद्य और मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। मूंग एक दलहनी फसल है, इसके लिए नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 15 से 20 किलोग्राम, फास्फोरस 50 से 60 किलोग्राम, पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। बुआई का समय, मूंग की बुआई जुलाई के महीने में करते हैं। सिंचाई, मूंग की खरीफ ऋतु में इसके लिए सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है। जब जायद ऋतु में या ग्रीष्मकालीन ऋतु में जब हम इसकी फसल लेते हैं तो हमें 4 से 6 सिंचाइयों की आवश्यकता होती है। बीज दर, खरीफ ऋतु में 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा जायद ऋतु में 15 से 20 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से बुआई बीज की आवश्यकता होती है। उपज कितनी है? तो 10 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, 10 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर इसकी उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से लगते हैं? तो पीला मोजेक रोग है और चारकोल विगलन इसके रोग हैं। कीट कौन कौन से हैं? तो एफिड और फली छेदक इसके कीट हैं। कौन कौन सी वेराइटियां हमें उगाना चाहिए? तो पीडीएम 11 है, पीएस 16 है, पूसा मोहिनी है, पूसा बैसाखी है, मोहिनी है, पंतमूंग 1 है, पंतमूंग 2 है, पंतमूंग 3 है। ये क्या है? इसकी उन्नतशील जातियां हैं। अगली फसल देखते हैं हम। अगली फसल का नाम है उड़द। अब हम देखते हैं उड़द की खेती। उड़द की खेती में क्या है? तो वानस्पतिक नाम विग्ना मूंगो। उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है?
बिगना मुंगो। कुल क्या है इसका? लेग्यूमिनेसी, क्योंकि यह भी क्या है, एक दलहनी फसल है। जन्म स्थान इसका भी जन्म स्थान भारत है। तो के लिए नम गर्म जलवायु, उड़द के लिए कैसी जलवायु की आवश्यकता होती है? नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। तथा इसके लिए नम गर्म जलवायु की आवश्यकता तो होती है, साथ ही साथ जब इसकी पौधों की वृद्धि के लिए हमें कितने डिग्री सेल्सियस तापमान की आवश्यकता होती है? तो पौधों की अच्छी वृद्धि के लिए 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। ठीक है। खाद्य उर्वरक वही लिखेंगे, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। और देख दलहनी फसल है, इसके लिए कम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। एनपीके कितना है लिखते हैं। एनपीके तो नाइट्रोजन की आवश्यकता कितनी होती है? तो 20 से 30 किलोग्राम नाइट्रोजन की आवश्यकता होती है। तथा फास्फोरस की कितनी आवश्यकता होती है? तो 40 से 50 किलोग्राम फास्फोरस की आवश्यकता होती है। और पोटास की 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर हमें खेतों में खाद देना चाहिए। बुवाई का समय कब है? तो देखते हैं, बुवाई का समय जुलाई से अगस्त। तो उड़द की बुवाई कब की जाती है? जुलाई से अगस्त में इसकी बुवाई की जाती है। ठीक है। अगली हेडिंग क्या है? सिंचाई। तो सिंचाई की आवश्यकता, यानी यहाँ पे लिखेंगे खरीफ ऋतु में। खरीफ ऋतु जुलाई अगस्त में बारिश होती है, तो खरीफ ऋतु में इसकी अगर बुवाई करते हैं तो हमें सिंचाई की आवश्यकता नहीं होती है। अगर हम ग्रीष्मकालीन फसल में करते हैं तब हमें 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करना चाहिए। तो ग्रीष्मकालीन फसल में 15 से 20 दिन के अंतर से क्या करना चाहिए? सिंचाई करते रहना चाहिए। इसके बाद बीज है, तो खरीफ ऋतु में अगर हम फसल बोते हैं, खरीफ की फसल में हम कितना लेंगे? 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। खरीफ की फसल ले रहे हैं तो हमें कितनी बीज की आवश्यकता होती है? 10 से 12। और जायद की फसल ले रहे हैं तो 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। तो खरीफ ऋतु में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, तो जायद ऋतु में 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से हमें क्या करना चाहिए? बीज की आवश्यकता होती है। इसके बाद क्या लिखा है? उपज। उपज हमें कितनी चाहिए? तो उपज हमारी कितनी प्राप्त होती है वो हम देखते हैं। तो भाई खरीफ की फसल में हमें कितना प्राप्त होती है? खरीफ ऋतु में 10 से 12 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है। तथा जो जायद की ऋतु है उसमें 12 से 15 कुंटल उपज प्राप्त होती है। खरीफ ऋतु में 10 से 12 कुंटल तथा जायद ऋतु में 12 से 15 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें इसके क्या प्राप्त होती है? उपज प्राप्त होती है। अब रोग कौन कौन से हैं तो देखते हैं। पहला रोग है पीला मोजेक। पीला मोजेक, दूसरा लीफ कर्ल, ये क्या है? इसके दो रोग हैं, एक तो है पीला मोजेक और दूसरा है लीफ कर्ल रोग। इसके कीट कौन कौन से हैं? तो कमला कीट मैं यहां पे लिख रहा हूं, कमला कीट और फली छेदक, ये इसके कीट है। अब क्या बची? अब इसकी उन्नतशील जातियां देखते हैं कि उन्नतशील जातियां कौन कौन सी हैं। तो उन्नतशील जातियों के बारे में देखते हैं। उज्जैन 4, पहली जाति कौन सी है? उज्जैन 4। दूसरी पूसा 1, ग्वालियर 2, पंत यू यानी पंत यूनिवर्सिटी
30, मास नंबर 1, ये इसकी उन्नतशील जातियां हैं। अब देखते हैं हम जल्दी से एक बार फिर से रिवीजन करते हैं। उड़द, उड़द का वानस्पतिक नाम क्या है? बिंगना मुंगो। कुल लेग्युमिनेसी। उत्पत्ति स्थान भारत। जलवायु, उड़द की खेती के लिए नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है तथा पौधों की अच्छी बढ़वार के लिए 24 से 32 डिग्री सेल्सियस तापक्रम की आवश्यकता होती है। खाद एवं उर्वरक, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। उड़द एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन कम आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 20 से 30 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 50, पोटास 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की दर से खेतों में देना चाहिए। बुवाई जुलाई से अगस्त में इसकी हम करते हैं। उड़द की बुवाई कब करते हैं? जुलाई से अगस्त के मध्य में हम इसकी बुवाई करते हैं। सिंचाई कब करनी चाहिए? तो खरीफ ऋतु में सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं होती है, जबकि जायद ऋतु में या ग्रीष्मकालीन ऋतु में 15 से 20 दिन के अंतर पर हमें सिंचाई करते रहना चाहिए। बीज दर कितनी है? तो खरीफ ऋतु में 10 से 12 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है, जबकि जायद ऋतु में 15 से 18 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उपज खरीफ ऋतु में 10 से 12 क्विंटल प्रति हेक्टेयर तथा जायद ऋतु में 12 से 15 क्विंटल प्रति हेक्टेयर हमें उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से हैं? तो पीला मोजैक और लीफ कर्ल क्या है इसके रोग हैं। कीट कौन कौन से हैं? कमला कीट है और फली छेदक इसका कीट है। उन्नतशील जातियां कौन कौन सी हैं? तो उज्जैन 4, पूसा 1, ग्वालियर 2, पंत यूनिवर्सिटी 30 और मास नंबर 1 इसकी उन्नतशील जातियां हैं। अगली फसल देखते हैं। अगली फसल है अरहर। अरहर की खेती के बारे में हम पढ़ते हैं कि अरहर की खेती क्या है। अरहर की खेती के बारे में देखते हैं। अरहर का वानस्पतिक नाम है कैजेनस कजान। क्या है? कैजेनस कजान। तो जो अरहर का जो वानस्पतिक नाम है वो है कैजेनस कजान। कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी। इसका कुल क्या है? लेग्यूमिनेसी है। अफ्रीका का जो वो अरहर का जो जन्म स्थान है वो क्या है? अफ्रीका। अफ्रीका को इसका जन्म स्थान माना जाता है। इसकी अब जलवायु देखते हैं तो इसकी जलवायु के लिए शुष्क और नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। कैसी? शुष्क मतलब सूखी व नम गर्म जलवायु। तो अरहर की खेती के लिए शुष्क एवं नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है। फूल आने पर तथा फलियों के पकने के समय सूर्य की तेज रोशनी तथा साफ मौसम होना चाहिए। यानी जब इसमें फूल आते हैं या फलियां पकती हैं तब तो उस समय सूर्य की तेज रोशनी होनी चाहिए तथा बिल्कुल साफ मौसम होना चाहिए। अब देखते हैं खाद एवं उर्वरक। तो खाद एवं उर्वरक क्या है? मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में क्या करना चाहिए? खाद देना चाहिए। और अरहर एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। तो एनपीके की मात्रा कितनी है? एन मतलब नाइट्रोजन, पी मतलब फॉस्फोरस, के मतलब पोटाश। तो 15 से 20 किलोग्राम क्या देना चाहिए? हमें नाइट्रोजन देनी चाहिए। 50 से 60 किलोग्राम फॉस्फोरस और 30 से 40 किलोग्राम पोटाश प्रति हेक्टेयर हमें खेतों में देना चाहिए। एनपीके 10 से 15 किलोग्राम नाइट्रोजन, 40 से 45 किलोग्राम फॉस्फोरस, 30 से 40 किलोग्राम
प्रति हेक्टेयर पोटाश की आवश्यकता होती है। बुवाई का समय, तो अरहर की बुवाई जून से जुलाई महीने में कर लेनी चाहिए। जून से जुलाई के मध्य हमें क्या करना चाहिए, अरहर की बुवाई कर लेना चाहिए। अगली हेडिंग क्या है, सिंचाई। सिंचाई देखते हैं। अरहर की फसल में प्राय कम सिंचाई की आवश्यकता होती है, यानी इस फसल को कैसे कम पानी की आवश्यकता होती है। बीज दर देखते हैं, तो बीज दर देखेंगे 12 से 15 किलोग्राम, यानी शुद्ध फसल लेने के लिए। जब हम शुद्ध फसल या अकेली फसल ले रहे हैं, शुद्ध फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर तथा मिश्रित फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। बीज की शुद्ध फसल के लिए 12 से 15 किलोग्राम तथा मिश्रित फसल के लिए 5 से 6 किलोग्राम बीज की आवश्यकता होती है। उपज, तो उपज हम देखते हैं, जो जल्दी पकने वाली जातियां होती हैं, जल्दी वाली जातियां हैं, उससे हमें कितनी प्राप्त होती है, जो जल्दी से पक जाती है उन जातियों से 10 से 12 कुंटल तथा देर से पकने वाली जातियों से 15 से 20 कुंटल उपज प्राप्त होती है। कितनी, 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज प्राप्त होती है। तो देर जल्दी से पकने वाली जातियों से 10 से 15 कुंटल तथा देर से पकने वाली जातियों से 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर हमें क्या प्राप्त होती है, उपज प्राप्त होती है। रोग कौन कौन से हैं देखते हैं। उखटा रोग है, तो सबसे पहला रोग क्या है, उखटा रोग। उखटा रोग है, इसका सबसे ज्यादा भयंकर फैलने वाला रोग है ये। और दूसरा है पीला मौजक है, तीसरा है तना विगलन है। कौन कौन से है, उखटा रोग है, पीला मौजक है, तना विगलन है, और इसमें एक धब्बा रोग भी आता है। ये इसके क्या है, रोग है। अब इसके हम देखते हैं कीट। कीट कौन कौन से हैं, तो फली छेदक। सबसे पहला कीट क्या है इसका, फली छेदक है। एक फसल की मक्खी है, या अरहर की मक्खी भी बोल सकते हैं। क्या है, एक फली छेदक हो गया, एक फसल की मक्खी हो गया, एक पत्ती लपेटक है। ये क्या है, इसके रोग है। अब हमारा एक पॉइंट रह गया है, क्या, उन्नतशील जातियां। वो देखते हैं उन्नतशील जातियां। बसंत, लक्ष्मी, क्या है, बसंत है, लक्ष्मी है और प्रभात है। ग्वालियर, सागर, ये क्या है, इसकी उन्नतशील जाति है। पूसा 74 भी है, पूसा 74, पूसा 33, ये क्या है, इसकी उन्नतशील जातियां हैं। तो ये है, देखते हैं जल्दी से एक बार फिर से। वानस्पतिक नाम, कैजिनस कजान। कुल लेग्यूमिनेसी, जन्म स्थान अफ्रीका। जलवायु, जलवायु क्या है, अरहर की फसल के लिए शुष्क व नम गर्म जलवायु की आवश्यकता होती है, यानी फसलों को पकते समय अधिक तापक्रम होना चाहिए, यानी साफ मौसम होना चाहिए। खाद्य उर्वरक, मृदा परीक्षण के आधार पर ही खेतों में खाद देना चाहिए। अरहर एक दलहनी फसल है, इसमें नाइट्रोजन की कम आवश्यकता होती है। नाइट्रोजन 10 से 15 किलोग्राम, फास्फोरस 40 से 45, पोटाश 30 से 40 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर इसकी खेती के लिए अच्छा होता है। बुवाई, हमें इसकी बुवाई, अरहर की बुवाई जून से जुलाई के मध्य करना चाहिए। सिंचाई, अगर आप खरीफ ऋतु में फसल ले रहे हैं तो सिंचाई की कोई आवश्यकता नहीं है। अगर आप जायद ऋतु में फसल ले रहे हैं तो 15 से 20 दिन के अंतर पर सिंचाई करते रहना चाहिए। या
सिंचाई की वजह से ज्यादा आवश्यकता इसमें नहीं पड़ती है। बीज दर कितनी चाहिए? तो शुद्ध फसल यानी अकेली फसल ले रहे हो तो 12 से 15 किलोग्राम, अगर मिश्रित फसल ले रहे हो तो 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर बीज की आवश्यकता होती है। उपज क्या है? तो जब हम क्या करते हैं, उपज जल्दी से पकने वाली जो जातियां होती हैं वो 10 से 12 कुंटल देती हैं, तथा देर से पकने वाली जो जातियां होती हैं वो 15 से 20 कुंटल प्रति हेक्टेयर उपज देती है। रोग कौन कौन से हैं? उकटा रोग है, पीला मौजक है, तना विगलन है और धब्बा रोग है। कीट कौन कौन से हैं? फली छेदक है, अरहर की मक्खी है, पत्ती लपेटक है, ये इसके क्या है? कीट है। उन्नतशील जातियां, इंपोर्टेंट पॉइंट है, बसंत, लक्ष्मी, प्रभात, सागर, पूसा 74, पूसा 33, ये क्या है? इसकी उन्नतशील जातियां होती हैं। अब इसमें एक अगला प्रश्न है, धान की रोपाई विधि अथवा रोपण विधि से होने वाले लाभ, यानी जो धान की रोपाई विधि है तथा रोपण विधि है उससे क्या लाभ होते हैं? रोपाई विधि के लाभ, तो पहला लाभ क्या है? प्रति हेक्टेयर कम बीज की आवश्यकता होती है। रोपाई विधि के द्वारा हमें क्या है? कम बीज की आवश्यकता है, 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता थी, तो प्रति हेक्टेयर कम बीज की आवश्यकता होती है। अगर हम रोपाई विधि के द्वारा फसल लेते हैं तो हमें प्रति हेक्टेयर कम बीज की आवश्यकता होती है। नंबर 2, मुख्य खेत में हरी खाद देने का समय मिल जाता है। जो हमारा मुख्य खेत होता है उसमें, जैसे हमने धान की फसल कर रहे हैं और रोपाई विधि के द्वारा, तो हमने नर्सरी जो तैयार की है, तब तक जो हमारा खेत खाली है, तो मुख्य खेत हमारा खाली है, तो उसमें हम हरी खाद का भी प्रयोग कर सकते हैं। नंबर 3, मुख्य खेत की तैयारी का समय भी मिल जाता है। मुख्य खेत की तैयारी का समय भी मिल जाता है। जब तक उधर नर्सरी में पौध तैयार करेंगे 20-25 दिन में, तब तक हम अपने खेत की अच्छी ढंग से तैयारी कर सकते हैं। नंबर 4, इस विधि से अधिक पैदावार मिलती है। रोपाई विधि या रोपण विधि के द्वारा हमें क्या है? अधिक पैदावार मिलती है, क्योंकि जो हमारे सड़े गड़े बीज होते हैं या सड़ी गड़ी पौध होती हैं, उनको हम क्या कर देते हैं? पहले ही अलग कर देते हैं, और अच्छी अच्छी पौध जो कैसी हैं? अच्छी पौध है, उनको ही हम खेतों में ट्रांसप्लांट करते हैं, जिससे क्या है? हमारा कोई भी पौधा खराब नहीं होता है, इसलिए हमें अधिक उपज मिलती है। अगला है, इस विधि से पौधे मजबूत बनते हैं। इस विधि से क्या है? जो हमारे पौधे हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत हमें मिलते हैं। तो देखते हैं रोपाई विधि या रोपण विधि के लाभ क्या है। तो रोपाई विधि, प्रति हेक्टेयर कम बीज की आवश्यकता होती है। रोपाई विधि के द्वारा सिर्फ हमें 40 किलोग्राम बीज की आवश्यकता थी, तो सबसे कम बीज हमें रोपाई विधि के द्वारा ही प्राप्त खेतों में डालना पड़ता। मुख्य खेत में हरी खाद देने का समय मिल जाता है, यानी जो हमारा मेन खेत है उसमें जब तक हम हरी खाद कर सकते हैं, उधर नर्सरी हम पौध तैयार करेंगे जब तक। मुख्य खेत की तैयारी का भी समय मिल जाता है, मुख्य खेत को हम अच्छे ढंग से तैयार भी कर सकते हैं।
इस विधि द्वारा अधिक पैदावार मिलती है, क्योंकि हमारा कोई भी पौधा खराब नहीं होता है, अच्छे अच्छे पौधा हम उसमें लगाते हैं। इस विधि से पौधे होते हैं वो मजबूत होते हैं। इस विधि के द्वारा जो पौधे हम लगाते हैं वो कैसे होते हैं? मजबूत होते हैं। एक प्रश्न और है, लास्ट। लास्ट प्रश्न है पौधगर का, यानी धान की नर्सरी तैयार कर रहे हैं तो उसके लिए जो पौधगर का चुनाव करते समय हमें कौन कौन सी बातों का ध्यान में रखना चाहिए। तो पहला पॉइंट है, पहले हेडिंग बना ले कि सावधानी, यानी पौधगर का चुनाव करते समय कौन कौन सी सावधानी रखनी चाहिए। तो पौधगर पर पहला पॉइंट है, पौधगर पर सिंचाई के साधन होने चाहिए। पहला पॉइंट है कि जो हम पौध घर है, जहाँ पे हम पौध रखने वाले हैं, वहां पे सिंचाई के साधन होने चाहिए, क्योंकि छोटा पौधा होता है, उसे सुबह शाम क्या करना, हल्की सिंचाई की आवश्यकता होती है, और तो वहां पे पर्याप्त रूप से सिंचाई के साधन होने चाहिए। दूसरा, मिट्टी की किस्म धान के अनुकूल होनी चाहिए। जो मिट्टी की किस्म है वो किसके अनुकूल होनी चाहिए? धान के अनुकूल होनी चाहिए। ऐसी मिट्टी होनी चाहिए, जिस जगह हम पौध घर बना रहे हैं, जिस जगह पौध रख रहे हैं, वहां की मिट्टी कैसी होनी, धान की वैरायटी के या धान की खेती के लिए कैसी होनी है? अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 3, भूमि में उपजाऊ शक्ति अधिक होनी चाहिए। तीसरी बात है कि जिस जगह हम पौध रख रहे हैं, पौध घर का चुनाव कर रहे हैं, वहां भूमि कैसी होनी चाहिए, उसकी उपजाऊ शक्ति कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए। यानी जो उसकी उपजाऊ शक्ति है वो कैसी होनी चाहिए? ज्यादा होनी चाहिए। ऐसी जगह ही हमें क्या करना, नर्सरी तैयार करना चाहिए। नंबर 4, छायादार स्थान होना चाहिए। छायादार स्थान होना चाहिए, यानी जहां हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहां पे खुला नहीं होना चाहिए, वहां पे वृक्ष लगे होने चाहिए, जिससे क्या है, उन पे पूर्ण रूप से ऊपर सूर्य के प्रकाश की तेज रोशनी पौधों के ऊपर ना पड़े, यानी वहां पे छायादार स्थान होना चाहिए, हल्की हल्की धूप जाना चाहिए। नंबर 5, पौधगर का चुनाव सामान्य से ऊंचा होना चाहिए, जिससे उसमें पानी अधिक समय तक न ठहर सके। नंबर 5 है, पौधगर का चुनाव सामान्य से ऊंचा होना चाहिए, यानी जो पौधगर हम चुनाव कर रहे हैं वो सामान्य से ऊंचे स्थान पर होना चाहिए, जिससे जो हमारी क्यारी बनी है उनमें पानी अधिक समय तक ना रुक सके या ठहर सके, वरना पौध खराब हो जाएगी। तो आज देखते हैं पौधगर का चुनाव करते समय कौन कौन सी सावधानियां रखनी चाहिए। तो पौधगर पर सिंचाई के साधन होने चाहिए। सबसे पहले जहां हम पौधगर बना रहे हैं वहां पर सिंचाई के साधन होना जरूरी है। दूसरा, मिट्टी की किस्म धान के अनुकूल होनी चाहिए। जिस जगह पर हम नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहां की मिट्टी धान की के लिए कैसी होनी चाहिए? अनुकूल होनी चाहिए। नंबर 3, भूमि में उपजाऊ शक्ति अधिक होनी चाहिए। जिस जगह पर नर्सरी तैयार कर रहे हैं वहां की मिट्टी कैसी होनी चाहिए? उसमें उपजाऊ शक्ति कैसी होनी चाहिए? अधिक होनी चाहिए, तभी हमारी पौध कैसी बनेगी? अच्छी बनेगी।
छायादार स्थान होना चाहिए। जिस जगह पर हम पौध घर बना रहे हैं वहां पर हल्का छायादार स्थान होना चाहिए, पेड़ पौधे लगे होने चाहिए, जिससे सूर्य की सीधी रोशनी पौधों के ऊपर न आए। पौधघर का चुनाव सामान्य से ऊंची जगह पर होना चाहिए। पौधघर का अगर आप चुनाव कर रहे हो तो वह सामान्य से ऊंची जगह पर होना चाहिए, जिससे उसमें पानी अधिक समय तक न ठहर सके। ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। ये जो 7 प्रश्न मैंने आज आपको इसमें बताए हैं, फसल उत्पादन के 7वें चैप्टर से 7 प्रश्न है, इनसे बाहर नहीं जाएंगे। और इसमें मैं आपको एक प्रश्न और बता दूं कि किस तरीके से पूछा जाता है, वो भी मैं तुम्हें और बता देता हूं। अभी कभी कभी इस तरीके से प्रश्न पूछ लिया जाता है। प्रश्न होगा किन्हीं 5 फसलों के वानस्पतिक नाम, कुल और 2-2 उन्नतशील जातियां लिखिए। तो किन्हीं 5 फसलों के आपको क्या करने पड़ेंगे? वानस्पतिक नाम लिखने पड़ेंगे। वैसे ही समझा देता हूं। किन्हीं 5 फसलों के आपको क्या करने पड़ेंगे? सामान्य नाम लिखने पड़ेंगे जो आपको पेपर में दिए होंगे, या आपको स्वेच्छा से लिखने पड़ेंगे, और उनके वानस्पतिक नाम लिखने पड़ेंगे, उनकी कुल लिखने पड़ेंगे, और 2-2 जातियां भी लिखनी पड़ेंगी। तो इस तरीके से भी कभी कभी आ जाता है। तो आप 5 प्रश्नों के जो 5 फसलें हैं उनके वानस्पतिक नाम और कुल और 2-2 जातियां आप जरूर याद करें। वहां पे भी काम आएंगी जहां प्रश्न आएगा वो, या डायरेक्ट पूछ लेता है तब भी काम आएगा, और अगर एक साथ पूछ लेता है उस समय भी ये क्या है, काम आएगा। तो आज के वीडियो में मैं आपके लिए इतना ही भेज पा रहा हूं, और कल के वीडियो में 5 अंक का अगला चैप्टर जो होगा उसके बारे में आपको बताऊंगा। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो आप मेरे वीडियो को अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, जिससे ये वीडियो बहुत लोगों तक पहुंच सके। इंपोर्टेंट प्रश्नों की सीरीज है, और सभी आगे जितने भी मैं प्रश्न बताने वाला हूँ 5-6-7 प्रश्न ही बताऊंगा प्रत्येक चैप्टर से, और वो आप अगर अच्छे ढंग से पढ़ लेते हो तो आप 90% से ऊपर अंक लेकर आ सकते हो। तो ज्यादा से ज्यादा मेरे चैनल को शेयर करें, और लाइक कमेंट भी मुझे भेजते रहिएगा। कमेंट में वो भेजते रहिए कि आपको वीडियो कैसा लग रहा है। अगर कोई दिक्कत आ रही है तो वो भी मेरे को आप कमेंट के जरिए मेरे से पूछ सकते हो, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। धन्यवाद। Thanks for watching.